आज हम भाषा का अर्थ और उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। भाषा का अर्थ लिखते हुए आचार्य दंडी ने भाषा के विषय में कहा है, वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते, अर्थात हमारी लोक यात्रा वाक देवी की कृपा से ही संभव हो पाती है। भाषा के अभाव से हमारी क्या दशा होती है, भाषा के होते हुए यह कल्पना करना हमारे लिए कठिन है। इसलिए भाषा को समझने के लिए इसका अर्थ भली भांति जानना हमारे लिए आवश्यक है। भाषा के विविध अर्थ। भाषा का जीवन में पग पग पर व्यवहार करने पर भी भाषा शब्द का अर्थ बताना उतना सरल नहीं है। विचार करने पर भाषा शब्द का प्रयोग जिन अनेक अर्थों में होता है, उन्हें निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। भाषा शब्द का औपचारिक प्रयोग। हम इस अनुभव के अभ्यस्त हो गए हैं कि वक्ता और श्रोता वर्णमयी या ध्वन्यात्मक भाषा द्वारा पारस्परिक अभिव्यक्ति या विचार विनिमय करते हैं, एक दूसरे के अभिप्राय को समझते हैं। अतः हम अभिप्राय व्यक्त करने के प्रत्येक साधन को, जैसे इंगित, मुद्रा, मुख विकार आदि को भी सामान्य रूप से भाषा कहते हैं। इस प्रकार भाषा शब्द का प्रयोग औपचारिक रूप में ही किया जाता है, क्योंकि मूल रूप में भाषा शब्द का अर्थ तो व्यक्त वाक्य के लिए ही प्रयुक्त होता है। उसका मुख्यार्थ वचनात्मक वर्णनात्मक मानव भाषा ही है, किंतु औपचारिक रूप से पशुओं तथा पक्षियों द्वारा उत्पन्न अस्पष्ट ध्वनियों को भी भाषा ही कह दिया जाता है। मानव मात्र की भाषा। औपचारिक प्रयोग की अपेक्षा कुछ सीमित अर्थ में भाषा का अर्थ मानव मात्र की भाषा है। मानव चाहे जिस देश, जाति या वर्ग का हो, सभ्य शिष्ट हो या असभ्य अशिष्ट, ग्राम्य हो या नागरिक, इस अर्थ में मनुष्य मात्र द्वारा प्रयुक्त व्यक्त वाक्य को भाषा कहा जाता है। चाहे उसमें ध्वनियाँ और शब्दों, वाक्यों या अर्थों की कितनी भी विभिन्नता क्यों न हो, हाँ, पशु पक्षियों की ध्वनियाँ तथा इंगित चेष्टाएं द्वारा की गई अभिव्यक्ति इसके अंतर्गत नहीं आती है। देश विदेश की भाषा। भाषा शब्द का कुछ और अधिक संकुचित अर्थ में प्रयोग तब होता है जब इसका व्यवहार हम किसी विशेष भूभाग या देश विदेश के मनुष्य द्वारा अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में प्रयुक्त भाषा के लिए करते हैं। इस रूप में भाषा का अर्थ होता है हिंदी, जर्मनी, फ्रेंच, अंग्रेज इत्यादि भाषाएं। हिंदी से तात्पर्य हिंद देश की भाषा से है। प्रांत विशेष की भाषा। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जब किसी देश के विभिन्न प्रांतों में रहने वाले मनुष्यों में अभिव्यक्ति के माध्यम के लिए भाषा शब्द का व्यवहार किया जाता है, तब भाषा से तात्पर्य होता है किसी प्रांत विशेष की भाषा। इस अर्थ में भाषा शब्द का अर्थ कुछ और भी अधिक सीमित हो जाता है। उदाहरणार्थ बंगला, गुजराती, पंजाबी, मराठी आदि भारत के विभिन्न प्रांतों में बोली जाने वाली भाषाएं। वर्ग विशेष की भाषा। समुदाय मनुष्य का स्वभाव है कि वह समूह में रहना पसंद करता है, इसके साथ ही वह अपने समूह में रहना चाहता है तथा पितृ परंपरा से प्राप्त समूह ही उसका अपना समूह है। कभी कभी इस प्रवृत्ति के कारण मनुष्य का एक समूह या वर्ग दूसरे समूहों या वर्ग से भिन्न प्रकृति, विचारधारा, वेशभूषा को अपनाकर अन्य समूह या वर्गों से अपना पृथक अस्तित्व बनाए रखता है। उदाहरणार्थ हिंदू, मुसलमान, ब्राह्मण, कायस्थ आदि वर्गों में से एक ही प्रकार की भाषा नहीं बोली जाती है। वैयक्तिक भाषा। भाषा का अर्थ तब सर्वाधिक संकुचित हो जाता है जब उसका प्रयोग व्यक्ति विशेष की भाषा के लिए किया जाता है। इसमें संदेह नहीं कि व्यक्ति में अंतर होता है। एक मनुष्य का व्यक्तित्व तो दूसरे से भिन्न होता है। इसका कारण है पैतृक गुण, वातावरण, शिक्षा, दीक्षा आदि। प्रत्येक व्यक्ति के शारीरिक तथा मानसिक संगठन में भिन्नता रहती है। वाक यंत्र, श्रवण यंत्र भी एक दूसरे से भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप एक ही भाषा का व्यवहार करने वाले दो व्यक्तियों की शब्दावली में भिन्नता आ जाती है। जैसे धर्म, पुण्य, स्वतंत्रता, अहिंसा, सत्य आदि शब्दों का अर्थ सबके लिए एक ही नहीं होता है। भाषा की परिभाषा। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका प्रयोग व्यक्तवाणी के लिए किया जाता है। पशु पक्षियों की बोली तथा मानवकृत इंगितों, संगीतों की भाषा वस्तुतः भाषा कहलाने की अधिकारिणी नहीं है, क्योंकि वह अव्यक्त वाक्य है। मनुष्य द्वारा वाणी से उच्चरित ध्वनि संकेतों से गठित शब्दमयी भाषा ही वस्तुतः भाषा है, क्योंकि इसमें स्पष्टता, असंदिग्धता तथा सुगमता है।
यद्यपि कुछ भाषा की परिभाषा करना कुछ कठिन प्रतीत होता है, तथापि भाषा विज्ञान की दृष्टि से हम भाषा की परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं। जिन यादृच्छिक तथा विभिन्न अर्थों में रूढ़ ध्वनि संकेतों के द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को अभिव्यक्त करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा की कुछ अन्य परिभाषाएं इस प्रकार है। पतंजलि ने कहा है, महाभाष्यकार ने व्यक्त वर्णनात्मक वाणी को भाषा माना है। इसी तरह से भाषा की कई भाषाएं यहाँ पर मैंने लिख के दी है। समय अभाव के कारण से मैं ये नहीं पढ़ रही हूँ भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर। इनमें डॉक्टर बाबूराय सक्सेना, आचार्य किशोर वाजपेयी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा, ये भाषा उच्चारणावयव से उच्चरित अध्ययन विश्लेषणीय यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिनके द्वारा एक समाज के लोग आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। इसी तरह बाबू राम सक्सेना ने भी जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसे समष्टि रूप से भाषा कहते हैं। और किशोरी दास वाजपेयी ने विभिन्न अर्थों में संकेतित अर्थ समूह ही भाषा है जिसके द्वारा हम अपने विचार या मनोभाव दूसरे के प्रति बहुत सरलता से प्रकट करते हैं। इन सब परिभाषाओं में डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की जो भाषा है वही सबसे अच्छी भाषा कहले जाती है। अब हम भाषा की प्रमुख प्रवृत्तियाँ। भाषा परंपरागत होती है। मनुष्य भाषा को सबसे पहले अपने माता पिता से ग्रहण करता है। इस प्रकार वह जिन भाषा को ग्रहण करता है उसको उसके माता पिता ने अपने माता पिता से ग्रहण किया है। इस भाषा की एक परंपरा बन जाती है और इसी परंपरा से समाज में मनुष्य उससे ग्रहण करता है और उसका प्रचार प्रसार करता है। भाषा अर्जित रहती है। यह सच है कि मनुष्य भाषा को परंपरा से प्राप्त करता है, लेकिन यह भी सत्य है कि वह अपने प्रयत्नों से उसका अर्जन भी करता है। अर्जन का आशय है कि मनुष्य भाषा से कुछ सीखता है और सीखने का यह कार्य आजीवन करता है। इसी अर्जन प्रवृत्ति के कारण एक क्षेत्र के भाषाभाषी लोग दूसरी भाषा के क्षेत्र में जाकर उस भाषा को सीख लेते हैं। भाषा सामाजिक संपत्ति होती है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर विचारों के आदान प्रदान के लिए माध्यम रूप में समाज की भाषा को ग्रहण करता है। इस भाषा का ग्रहण कभी कभी वह परंपरा से करता है और कभी उसका अर्जन करता है। मनुष्य द्वारा परंपरा से प्राप्त और अर्जित यह भाषा अंततः समाज की संपत्ति बनकर जाती है, वही उसका प्रचार एवं प्रसार भी करता है। यदि भारत में जन्म लेने वाला शिशु तुरंत इंग्लैंड में भेजा जाए तो वह भारतीय भाषा न बोलकर बड़े सहज रूप में अंग्रेजी बोलने लगेगा। भाषा परिवर्तनशील। भाषा प्रकृति का शाश्वत नियम है। यह संसार स्वतः परिवर्तनशील है। इस संसार की हर वस्तु परिवर्तन से प्रभावित होती है। यही कारण है कि मनुष्यों के द्वारा प्रयुक्त भाषा भी परिवर्तन से प्रभावित नहीं है। उसका निरंतर विकास होता रहता है। एक भाषा का जो रूप आज देखने को मिलता है वह 100 वर्षों पहले नहीं था। जो 100 वर्ष पहले था वह उससे पहले नहीं था। भाषा की परिवर्तनशीलता की प्रवृत्ति के दो मुख्य आधार है, शारीरिक और मानसिक। भाषा परिवर्तन में यही दोनों कार्य करते हैं। भाषा एक प्राकृतिक और अविच्छिन्न प्रवाह से युक्त होती है। भाषा परिवर्तनशील होने के साथ साथ प्रवाहमय भी होती है। भाषा की तुलना हम नदी से कर सकते हैं। जिस प्रकार नदी अपने उद्गम स्थल से निकलकर आगे निकल जाती है, उसी प्रकार भाषा की यात्रा भी चलती है। इसे संत कबीर ने भी स्पष्ट कहा है, भाषा बहती नीर। इसी प्रवाह के कारण भाषा जहाँ अपने कुछ प्राचीन शब्दों को छोड़ती चलती है, वहीं नई शब्दों को ग्रहण भी करती रहती है। ये शब्द उसके प्रयोग प्रवाह में अविच्छिन्न रूप से चलने लगते हैं। अगला है, भाषा अनुकरण से सीखी जाती है। जिस प्रकार मनुष्य शिशु रूप में नागरिकता का पहला पाठ परिवार की पाठशाला में माता पिता से सीखता है, उसी प्रकार भाषा का पहला पाठ भी वह परिवार में सीखता है। सबसे पहले वह अपने माता पिता, भाई बहनों आदि पारिवारिक सदस्यों के विभिन्न शब्दों के उच्चारण को सुनता है और उन्हें ग्रहण कर वैसा ही बोलने का प्रयत्न करता है। वह परिवार में रहकर अनुकरण से सीखता है और फिर अनुकरण से सीखी इस भाषा को समाज में प्रवेश कर विकसित करता है। भाषा का एक सामाजिक स्तर होता है। जिस प्रकार एक समाज में भाषा का प्रयोग करने वाले व्यक्तियों का सामाजिक स्तर अलग अलग होता है, उसी प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा का भी विभिन्न सामाजिक स्तर होता है। समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, साहित्यकार, वकील, व्यापारी, मजदूर आदि विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं और उनका मानसिक स्तर भी अलग अलग होता है, इसलिए इनके द्वारा प्रयुक्त हिंदी का स्तर भी अलग अलग होता है। भाषा में एक भौगोलिक सीमा होती है। भाषा के संबंध में एक प्रसिद्ध उक्ति है, कोस कोस पर भाषा बदले
ढाई कोस पर पानी। कहने का तात्पर्य यह है कि एक विशेष भूखंड की भाषा में विशिष्टता होती है, अर्थात एक भूखंड विशेष में प्रयोग की जाने वाली भाषा दूसरे भूखंड में प्रयोग की जाने वाली भाषा से निश्चित रूप से अलग होती है। अगला है भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। मनुष्य का यह स्वभाव है कि वह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सरलता चाहता है, चाहे क्षेत्र साहित्य को या आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक। यही सरलता वह बोलते समय भी चाहता है। यही कारण है कि मनुष्य अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम भाषा का प्रयोग करना चाहता है उसमें भी वह सरलता चाहता है। भाषा का प्रवाह एक नदी की भांति होता है और इस प्रवाह में कठिनता से सरलता की ओर चलने की प्रवृत्ति सदैव परिलक्षित रहती है। भाषा संयोगात्मकता से वियोगावस्था में आती है। जिस प्रकार मनुष्य के जीवन में संयोग और वियोग की स्थिति आती रहती है, उसी प्रकार उनके द्वारा प्रयुक्त भाषा में भी संयोग तथा वियोग होता है। यह संयोग अथवा वियोग प्रकृति और प्रत्यय में होता है। जिस भाषा में प्रकृति के साथ प्रत्यय का संयोग होता है वह संयोगावस्था की, तथा जिस भाषा में प्रकृति का प्रत्यय से वियोग होता है वह वियोगावस्था कहलाती है। उदाहरण के लिए संस्कृत भाषा संयोगावस्था की और विकसित हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा वियोगावस्था की भाषा है। धन्यवाद।